गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल हब। और बहुत दिन हो गए हमारी कोई पर्टिकुलर वीडियो नहीं आई, तो आप वेट कर रहे होंगे। और आज स्पेशली हमारी वीडियो आने वाली आ रही है, मतलब मैं पोस्ट करने ही वाली हूँ। चैप्टर 4 जो है बिजनेस लॉ का कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, वो हम डिस्कस करेंगे कि चैप्टर 4 में कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ जो है उसमें उसकी डेफिनेशंस क्या है, माइनर अग्रीमेंट क्या है। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगी एलियन फ्रेंड, एलियन एनिमी एंड डिस्क्वालिफिकेशंस बाई इंसेनिटी। ये सब हम चैप्टर 4 में जो है इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो हम डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया था, अगर आपको बिजनेस लॉ का क्वेश्चन पेपर चाहिए या फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो वो दोनों वीडियोस भी मैंने लॉन्ग वीडियो जो है वो शेयर करी हुई है, और एक क्वेश्चन पेपर की तो मैंने शॉर्ट वीडियो शेयर करी हुई है। उसका अगर आप मुझे डीएम करो या फिर कमेंट करो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी, या फिर उससे क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगी, जल्दी से मिल जाएगा जो भी आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे, तो मैं उसके लिंक जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। देन हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी अपने टॉपिक्स पे आते हैं, तो लेट्स गो। सो ये हम आगे अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है? चैप्टर 4 बिजनेस लॉ, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। सो फर्स्ट हम आते हैं डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन क्या है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की? कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की डेफिनेशन क्या है? एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज साउंड माइंड। इट मीन्स कि एक ऐसा पर्सन जो साउंड माइंड हो, जो मेंटली एक्टिव हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने के लिए वो मेंटली फिट हो। अगर हम किसी ऐसे पर्सन को रखते हैं जिसका माइंड ही सेट नहीं है, तो वो फिर हमारे बिजनेस को कैसे ग्रो करेगा? तो हमें एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत होती है जो साउंड माइंड हो, मेंटली एक्टिव हो। द नेक्स्ट है एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाई एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए वो बाई एनी लॉ, किसी भी लॉ के तहत वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। देन सेकेंड है हमारे पास अ पर्सन इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर द फॉलोइंग। माइनर वो पर्सन है जो इनकैपेबल है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए वो इनकैपेबल क्यों है? बिकॉज ही इज़ अंडर 18 ऑफ एज। मतलब जैसे माइनर क्या होता है कि हु इज़ अंडर 18 ईयर ऑफ एज इज़ अ माइनर। जो जिसकी एज 18 से कम होती है, 18 से कम होती है, उसको हम माइनर बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है एवरी पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स बिकम अ मेजर। जो जिसकी एज 18 ईयर जो है वो कंप्लीटेड कर चुका है, वो मेजर, उसको हम मेजर बोलते हैं। देन हमारे पास आता है माइनर एग्रीमेंट। फर्स्ट है माइनर एग्रीमेंट में एन एग्रीमेंट विल बी अ वाइड एवोनिएशन, एंड सेकेंड है नो रेक्टिफिकेशन ऑन अटेंडिंग द एज ऑफ मेजोरिटी। मतलब रेक्टिफिकेशन क्या है कि मतलब जो भी एक्ट है हमारे बिजनेस लॉ का, किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए रूल है, जो भी एक्ट है, रेगुलेशंस है, वो भी एक माइनर पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो भी एक माइनर पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करेगा जिसके द्वारा हम कॉन्ट्रैक्ट करवाएं। इसीलिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए एक मेजर पर्सन जो होता है, जिसकी एज जो है वो 18 ईयर कंप्लीट हो गई है, उसी को वो कर सकता है। देन थर्ड है हमारे पास माइनर पार्टनर्स की। माइनर पार्टनर्स में क्या क्या होता है कि इफ़ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्री टू मेक पार्टनर। जो भी मतलब कंपनी में पहले से पार्टनर्स होंगे, मानो कंपनी में 10 पार्टनर्स है पहले से, और 10 पार्टनर्स जो है वो अग्री कर रहे हैं कि हम किसी माइनर पर्सन को जो है वो अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पार्टनरशिप में रख रहे हैं, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है अगर सभी जो पार्टनर्स है वो अग्री कर रहे हैं उसको कि हाँ इसको रख लेंगे। दे शेयर ऑल द प्रॉफिट एंड हिज पोर्शन बट ही विल नॉट लाइबल एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म। दे शेयर ऑल द प्रॉफिट, वो जो है कंपनी में उसको जो भी प्रॉफिट होगा उन प्रॉफिट को वो शेयर्स करेगा। एंड हिज पोर्शन, जो भी पोर्शंस है उसके प्रॉफिट्स है वो कंपनी के शेयर्स होंगे। But he will not liable for any obligation of the firm, but firm की any obligation के लिए वो liable नहीं होगा।
देन फोर्थ है हमारे पास बेनिफिशियल एग्रीमेंट आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो भी बेनिफिशियल एग्रीमेंट हमारे पास होते हैं उनको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बोल सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास द कोर्ट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनर्स। कोर्ट हमेशा प्रोटेक्ट करती है माइनर्स को। एनी एग्रीमेंट विच इज़ ऑफ सम बेनिफिट टू द माइनर एंड अंडर विच ही इज़ रिक्वायर्ड टू वियर नो ऑब्लिगेशन इज़ वैलिड। माइनर ने जो एग्रीमेंट किया है, मानो जो भी एक माइनर है वो एग्रीमेंट करता है, उससे कोई बेनिफिट हो रहा है तो वो क्या हुआ, बेनिफिशियल एग्रीमेंट। जो माइनर एग्रीमेंट कर रहा है उससे हमें बेनिफिट हो रहा है तो उस एग्रीमेंट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो बोल सकते हैं, क्योंकि वो बेनिफिशियल एग्रीमेंट है एंड बेनिफिशियल एग्रीमेंट आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिफ्थ वन हमारे पास आता है माइनर एजेंट। माइनर एजेंट क्या है कि मिडलमैन। फॉर एग्जाम्पल कि आप शॉप में जा रहे हो और शॉप वाले ने एक क्या रखा है, एम्प्लॉय रखा हुआ है, कि मतलब जो शॉप का एजेंट है उसने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, वो डायरेक्टली अपने कस्टमर से बात नहीं करता है। वो पहले जो भी कस्टमर आता है वो एम्प्लॉय से बात करेगा। देन अगर एम्प्लॉय उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाता, उनको सही प्रोडक्ट नहीं देता है, तो वो जो भी एजेंट है उससे बात करते हैं। तो जो माइनर एजेंट है वो मिडल मैन है, मतलब जो भी बीच वाला हम एम्प्लॉय बोल रहे हैं कि जो कस्टमर से भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और अपना जो उसका एजेंट है उससे भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो बीच में आता है। तो एम्प्लॉय बीच में आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो मिडल मैन है। तो माइनर एजेंट भी जो होता है वो एक मिडल मैन होता है। अ माइनर कैन बी एन एजेंट। एक माइनर जो होता है वो एक एजेंट जो है वो हो सकता है। देन सेकंड है वो कहाँ एजेंट होगा और कहाँ नहीं एजेंट होगा। ही शैल वाइन द प्रिंसिपल वाई हिज एक्ट डन इन द कोर्स ऑफ सच एज एजेंसी वट द कैन नॉट ही हेल्प पर्सनैलिटी लेवल फॉर ब्रीथ ऑफ ड्यूटी। कुछ मान लो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि जो प्रिंसिपल है जिसने एजेंट रख रखा है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, प्रिंसिपल जो है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए फेल हो जाता है, उसे प्रॉपरली नहीं कर पाता है, तो कभी भी एक माइनर एजेंट जो है वो उसमें लाइबल नहीं होगा। देन सिक्स्थ है हमारे पास माइनर एंड इंसॉल्वेंसी। अ माइनर कैन नॉट बी एडजस्टेड ऑन इंसॉल्वेंट फॉर ही इज़ इनकैपेबल। मतलब जो भी अगर कंपनी में कोई भी लॉस हो रहा है, तो जो भी अगर माइनर पर्सन हमने कंपनी में वर्क करने के लिए रखा हुआ है या एम्प्लॉय रखा हुआ है माइनर पर्सन, वो कंपनी के लॉसेस में वो पार्टनरशिप नहीं होती है उसकी। जो भी एक माइनर पर्सन होता है उसकी पार्टनरशिप होती है कंपनी के प्रॉफिट्स में, कंपनी के लॉस में उसकी कोई भी पार्टनरशिप नहीं होती है। ही इज़ नॉट पर्सनली लाइबेबल ओनली हिज प्रॉपर्टी इज लाइएबल। मतलब ही इज़ नॉट पर्सनली लाइएबल, मतलब जो उसकी पर्सनली तरह से वो लाइएबल नहीं होगा, ओनली वो प्रॉपर्टी के लिए लाइएबल होगा। जो भी उसके प्रॉफिट्स होंगे उसके लिए वो हिस्सेदार होगा, जो उसके लॉस होंगे कंपनी में उसमें उसकी कोई भी पार्टनरशिप नहीं होती है माइनर पर्सन्स की। देन सेवन्थ हमारे पास है पोजीशन ऑफ माइनर पेरेंट्स। The parents of a minor are not liable for agreement made by a minor, whether the agreement is for purchase of necessary or not. मीन्स कि मान लो कि अगर कोई माइनर पर्सन है, उसने अपनी फैमिली वाले या फिर जो उसके पेरेंट्स है उससे उनको नहीं बताया किसी एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट करने से पहले, तो वो क्या है कि एग्रीमेंट के लिए लायबल नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो कि कोई पेरेंट्स हैं, उन्होंने ही अपने बच्चे को, अपने चाइल्ड को जो है वो एजेंट बनाया हुआ है किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, तो उसके लिए क्या है, वो लाइबल है फॉर द एग्रीमेंट्स के लिए वो लाइबल है। अब सेकेंड टॉपिक हमारे पास आता है डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ इंसैनिटी। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इंसैनिटी क्या है कि अ पर्सन इज सेड टू बी अ साउंड ऑफ माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही moves it he is capable of understanding and of forming a rational judgment as to its effect upon its interest। कि मतलब जैसे हमने बताया कि जिसका मतलब माइंडसेट अच्छा है, जो प्रॉपरली चीज़ों को जो है वो समझता है, उसको हम जो है वो
क्वालिफाई पर्सन के रूप में अपने कॉन्ट्रैक्ट को लिए रख सकते हैं माइनर पर्सन को, लेकिन जिसका माइंडसेट नहीं है उसको हम पहले से ही डिसक्वालीफाई कर देते हैं कि वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल पर्सन नहीं है। इसे बोलते हैं डिसक्वालिफिकेशन ऑफ इंसैनिटी। जिस पर्सन को हमने पहले ही डिसक्वालीफाई किया कर दिया है, क्योंकि वो क्या है कि आपके बिजनेस को प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाएगा, वो चीज़ों को प्रॉपर्ली समझ नहीं पाएगा। जहाँ पे उसको प्लस करना होगा वहाँ पे वो माइनस भी कर सकता है, तो उससे क्या होगा, आपका बिजनेस ग्रो करने की जगह वो जो है वो डाउन में जाएगा, आपकी जगह वो डाउन में जाएगा। तो हम वैसे पर्सन को पहले ही डिसक्वालीफाई कर देते हैं। जैसे कि मैंने नीचे एक डायग्राम बना के लिखा हुआ है जिससे आपको ढंग से समझ आएगा। दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी पर्सन ऑफ साउंड माइंड। कौन से पर्सन जो है वो कंसीडर नहीं होते हैं साउंड माइंड, मतलब जिनका जो माइंडसेट अच्छा नहीं होता है, जो कैपेबल नहीं होते हैं। इडियट, ल्यूनेटिक्स एंड ड्रंकर्स, उनको हम पहले ही किसी कॉन्ट्रैक्ट में लेने से पहले ही उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं, ताकि मतलब हमारी कंपनी जो है वो किसी भी प्रकार का जो लॉस उसको ना हो। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास पर्सन्स डिस्क्वालीफाई बाई अदर लॉ, मतलब कोई पर्सन, माइनर्स या अदर पर्सन ले लो, जो डिस्क्वालीफाई होते हैं बाई एनी लॉ, किसी लॉ के तहत वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। फर्स्ट आता है एलियन एनिमीज। एलियन एनिमीज क्या होते हैं? अ पर्सन हु इज नॉट एन इंडियन सिटीजन इज एन एलियन। जो पर्सन इंडिया से नहीं होते हैं, इंडियन सिटीजन से नहीं है, दैट इज कॉल्ड एलियंस, उनको हम एलियन कहते हैं। और एलियन एनिमी क्या होते हैं? ऑन दी डिक्लेरेशन ऑफ वार बिटवीन इंडिया एंड एलियन कंट्री ही बिकम्स एन एलियन एनिमी। मतलब मान लो कि हमारी कंपनी, मतलब इंडिया की कंपनी, और जो दूसरी कंट्री है उसको हम एलियन कंट्री बोल रहे हैं। तो जो एलियन कंट्री है और हमारी कंट्री है, उनमें दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के चलते मतलब बीच में जो भी बातचीत हो रही है, तो उसमें क्या है कि आपके बीच में वार हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उसकी वजह से जो है सामने वाली कंट्री जो है वो आपकी एलियन एनिमी बन गई है, तो दैट इज कॉल्ड एलियन एनिमी। अब जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि मैंने डायग्राम से आपको प्रॉपर्ली ढंग से समझ आ जाता है। ट्रेडिंग विद एंड एलियन एनिमी डैश लीगल, मतलब अगर आप एक एलियन एनिमी के साथ जो है, एलियन कंट्री के साथ जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उसको लीगल माना जाता है, उसको नो कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। अब एलियंस क्या होते हैं? एलियन टू टाइप्स के होते हैं, एलियन फ्रेंड्स एंड एलियन एनिमीज। एलियन फ्रेंड्स कौन से हैं? हु स्टेट इन एट पीस विद इंडिया। और एलियन एनिमीज जो क्या होते हैं? वार बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्री, मतलब जो इंडिया चाहे अदर कंट्री है उनके साथ उनका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, मतलब वार होता है, युद्ध होता है, तो उसे हम एलियन एनिमी कहते हैं। और जो एलियन फ्रेंड है वो क्या है कि जिनके मतलब हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट अच्छे हैं, हमारे साथ कनेक्शन अच्छे हैं, रिलेशन अच्छे हैं, उन्हें हम एलियन फ्रेंड बोलते हैं। देन सेकेंड है हमारे पास फॉरिगन्स, वैगन्स एंड अम्बेसडर्स। फॉरिगन्स क्या है? वन हैज़ टू बी कॉन्ट्रैक्ट वाइट एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद फॉरिगन। इसका मतलब क्या है कि इससे क्या होता है कि जो फॉरेन कंट्री है अगर वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट करती है हमारे साथ या अदर कंपनी के साथ, तो उससे क्या होता है कि कनेक्शन जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं, मतलब कनेक्शन जो है वो बिगड़ जाते हैं। जैसे वार होता है तो उससे भी कनेक्शन बिगड़ जाते हैं, वो जो हमारे एलियन फ्रेंड्स होते हैं वो एलियन एनिमी बन जाते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर ये कंट्री हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे क्या रिलेशन जो है वो बिगड़ जाते हैं, तो इसे भी हम जो है वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। द नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन क्या है? एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, एक आर्टिफिशियल पर्सन जो क्रिएटेड बाय लॉ द्वारा क्रिएटेड हुआ है। एग्जाम्पल कंपनी, एक कंपनी जो है वो किसके द्वारा क्रिएट होती है? पर्सन्स के द्वारा, जो पार्टनर्स होते हैं उनके द्वारा, तो उसमें भी हम उसको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। नेक्स्ट है कॉन्विएंट एंड लास्ट वन है हमारे पास इंसॉल्वेंट। कॉर्पोरेशन में क्या है कि जैसे हमारी कंट्री है, इंडियन कंट्री है, तो उसके रूल अलग से हैं और जो फॉरेन कंट्री होगी उनके रूल्स अलग होंगे, तो जब वर्क करेंगे तो उसमें बहुत सारी जो है डिफ़िकल्टीज आएंगी, इसलिए हम इसे भी पहले ही डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। कन्वेंट क्या है कि मतलब जो
जेलर है जो पहले ही गुनाहों की सज़ा काट के आया हुआ है, तो उसके साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसे भी हम डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। लास्ट वन है हमारे पास इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या है कि जिसने कि पहले ही एक पेपर पे लिख कर दे दिया है, रिटर्न में लिख के दे दिया है कि वो आपको, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसके लिए कोई भी आपको पे ऑफ नहीं करेगा। तो अगर कंसिडरेशन ही नहीं होगा तो आपको कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से होगा, आप क्या करोगे? तो अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे। तो इंसॉल्वेंट वो है, तो इसलिए हम इंसॉल्वेंट को भी जो है वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। हमारा फोर्थ चैप्टर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, ये हमने आज डिस्कस कर लिया, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। जब नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी तो वो शायद 1-2 दिन बाद आएगी, क्योंकि आपको ये जो भी टॉपिक मैंने बताया इसको डिस्कस करने या समझने में तो टाइम लगेगा, तो आप इसको डिस्कस कर लो, समझ लो, देन फिर मैं आपके लिए 5th चैप्टर जो भी होगा उसकी वीडियो लेके आऊँगी। और जैसे मैंने फर्स्ट में भी बोला, लास्ट में भी बोल रही हूँ, अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए होंगे जो भी एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके लिए भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है। देन आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक